जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये आपका एजेंडा होगा आज का जो सेमिनार का है, उसमें हम पीएमपी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एग्ज़ाम कैसे होता है और इसमें कितनी फ़ी आपको लगेगी और क्या है एग्ज़ाम सिटिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी। कोर्स इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट में आपकी कोई क्यूरी होगी या क्वेश्चन होगी। ड्यूरिंग दी जो सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं डेफ़िनेट। पीएमपी बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक। इंस्टीट्यूट जो है उसको रेगुलेट करता है, जो कि अमेरिकन एक बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उसको कहते हैं, वो बॉडी का नाम है और वो उसको रेगुलेट करती है। अकॉर्डिंग टू 2020 के जो सर्वे है उसके आगे अगर हम देखें तो इस वक्त उस वक्त यानी वर्ल्ड लेवल पर मोर देन 1 मिलियन जो है वो एक्टिव पीएमपी सर्टिफाइड थे 2020 में। अब चूंकि 2023 है तो डेफिनेट ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, लेटेस्ट जो सर्वे है वो नहीं अभी तक आया, अपडेट हुआ पीएमपी पर, पीएमआई पर। और ये पीएमआई जो बॉडी है यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये एक यानी इसकी अपनी वेबसाइट भी है और ये एग्जिस्ट करता है अमेरिका में। तो वहां से ये रेगुलेट होता है सारी सर्टिफिकेशंस, और ये होल वर्ल्ड में इतने नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस जो आपको पता है कि इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पीएमपी करते क्यों हैं, यानी हमें क्या रीजन क्या है कि हम सर्टिफिकेट लें, इस चीज को क्या वजह है। तो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं जो हमें बेनिफिट, यानी कोई हो सकता है कोई बेनिफिट हमें मिल जाए। तो वो कौन से बेनिफिट्स हैं, कुछ मैं बेनिफिट्स दे देता हूं, बाकी इसके सेवरल बेनिफिट्स हैं और जिसकी वजह से हम पीएमपी करते हैं। तो वो आपको मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकली भी मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंसर्न होता है वो है इकोनॉमिकली हम कितने स्ट्रांग होते हैं जब हम पीएमपी कर लेते हैं, यानी बूस्ट अप योर सैलरी। जब आप पीएमपी हो जाते हैं तो डेफिनेट आपका जो है वो जो पैकेज है वो या आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी वर्थ बन जाती है और एक आप प्रोफेशनल जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सन बन जाते हैं। और ये आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन भी देती है। डेफिनेट जब आप पीएमपी कर लेते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर कम ही लोग हैं जो पीएमपी हैं। स्पेशली अगर हम मिडल ईस्ट में देखें तो इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है, अमेरिका में, कनाडा में, इसी तरह से। अगर हम यूके की बात करें तो थोड़ा सा इसका एज कम है पीएमपी का। यूके में प्रिंस टू, इसकी जो कंपटीशन की जो सर्टिफिकेशन है वो प्रिंस टू है, वो करवाते हैं बाकी उसका मेथोडोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है और ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। लेकिन बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पीएमपी ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और इस तरह से आपको ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। और आप एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं जो कि पीएमआई की वेबसाइट से आपके जरिए आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो पीएम, वो उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी उस चैप्टर, लेट से आप मिडल ईस्ट का चैप्टर ज्वाइन करते हैं तो $20 का चैप्टर होगा, वो उसमें क्या होगा कि जितने भी पीएमपीज हैं मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रोफाइल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सीवी और उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके प्रोजेक्ट्स जो है, वो सारी डिटेल आपको पीएमआई जो है वो प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यू ऑन द एज ऑफ एज ओवर नॉन पीएमपीज। डेफिनेट जब आपकी सीवी कहीं जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो नॉन पीएमपीज होंगे उन पर एज आपको जरूर मिलेगा। अपग्रेड योर लीडरशिप क्वालिटी। डेफिनेट आपकी लीडरशिप जो है वो क्वालिटी आपको इंप्रूव करती है पीएमपी। और इसके अलावा मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल, गिव द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे ही आप पीएमपी कर लेते हैं तो इसको आफ्टर 3 इयर्स आपको रेनोवेट करना होता है, लेकिन एग्जाम नहीं देना होता। रिन्यूअल की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको एटलीस्ट 60 पीडीयूज रिक्वायर्ड होते हैं। तो पीएमपी आपको वो पाथ देता है कि आप कंटिन्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए लर्निंग करते रहें, और आपको जो 60 पीडीयूज लर्न करने अर्न करने होते हैं ड्यूरिंग 3 इयर्स, वो बेसिकली पीएम की एजुकेशन है, यानी एजुकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एजुकेशन होती है। उसके जरिए आपको ट्रेनिंग ली जाए, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है, कहीं सर्टिफिकेशन ली है, तो वो इंक्लूड करेंगे, क्लेम करेंगे पीएमआई की तरफ कि मैंने ये लर्निंग ली है या मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, उसका ये पीडीयू मुझे दिया जाए। तो वो क्लेम जब आप करते हैं तो उस वक्त आपको वो 60 पीडीयूज कलेक्ट करके आपने सर्टिफिकेशन को रिन्यू करना होता है। और वो ये अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा होता है, बेसिकली पीएमपी ही दे रही होती है। और
उसके लिए आपने फी पे करनी है सिर्फ आफ्टर 3 इयर्स, और आपने रेन्यूएट कर लेना है। इनहांस रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स डेफिनेट, जैसे आपने बात की थी आपने शुरू में, कि आपको रिस्क जो है वो फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको देखते हैं, और उससे आप जो है वो इम्पैक्ट्स उनके जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको आप मिटिगेट करते हैं, या आप रिड्यूस करते हैं, या आप कह सकते हैं एलिमिनेट करते हैं। इम्प्रूव टीम वर्क एंड पीपल ओरिएंटेशन डेफिनेट, आप अगर टीम में काम कर रहे हैं तो आपको वो एक इम्प्रूवमेंट मिलती है कि टीम को कैसे लेके चलना है। अगर आप लीड कर रहे हैं तो कैसे लेके ले चलना है, अगर आपने टीम मेंबर काम कर रहे हैं तो कैसे काम करना है। कौन पीएमपी कर सकता है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चंस भी किया था, कि ग्रेजुएट है 4 ईयर डिग्री के साथ, तो 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ वो अप्लाई कर सकता है पीएमपी की सर्टिफिकेशन के लिए, एग्जाम के लिए। तो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली आपके आपके हिसाब से। जैसे आप क्वालिफाइड हैं, 16 ईयर एजुकेशन है, यानी 4 ईयर की डिग्री आपके पास है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका यही होगा कि आपके पास बैचलर डिग्री या ग्लोबल इक्विवेलेंट हो, तो 4500 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको शो करना है, और 36 मंथ जो कि बनता है, और 35 कॉन्टैक्ट आवर की ट्रेनिंग आपको लेनी है, यानी पीएम एजुकेशन आपको लेनी है। ये जो 35 कॉन्टैक्ट आवर है ये आप मुझसे लेंगे, यानी तो ये 35 कॉन्टैक्ट आवर की जो ट्रेनिंग है ये मैं प्रोवाइड करूंगा, और इसमें पीडीयूज होंगे आपको मिलेंगे। जी, आपका क्वेश्चन कोई है तो। जी। नहीं नहीं, टोटली क्लियर है। ओके, गुड। तो पीएमपी के जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 4 ईयर डिग्री के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 4500 आवर्स का एक्सपीरियंस लीडिंग एंड डायरेक्टिंग प्रोजेक्ट टास्क, यानी कोई भी टास्क, टास्क एक स्मॉल एक्टिविटी का पार्ट होता है। प्रोजेक्ट का टास्क कोई भी होता है जो प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिविटीज जितनी भी की जा रही होती है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो यानी 1% एटलीस्ट उसको परफॉर्म कर रहा होता है। तो इट्स एटलीस्ट आपको कोई भी डोमेन हो प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस आपको शो करना होता है और उसका एविडेंस देना होता है पीएमआई की तरफ। इसके अलावा 35 कॉन्टैक्ट आवर की पीएम एजुकेशन है। ये ये एजुकेशन जो है, यानी सर, इसका 1 आवर एविडेंस की किस ट्रेनिंग, तरह हाँ एविडेंस। एक्नॉलेज किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? जी, एविडेंस आपके पहली बात तो यह है कि जब आप केस बनाते हैं, पूरा आपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है। लेट्स से आपने विद इन लास्ट 3 इयर्स आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, तो उसका एक केस बनाया जाएगा। लेट्स से आपने उसको डिफाइन करना होगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट इस तरह से इनिशिएट किया था, उस तरह मैंने प्लान किया, इस तरह एग्जीक्यूट किया है, फिर उसके बाद मैंने उसको क्लोज किया है। तो ये जो आपका सिनेरियो बनेगा, मैंने ये प्रोजेक्ट में जो मिला था 1 ईयर में मैंने इसको कंप्लीट किया, या मैंने 2 ईयर में कंप्लीट किया, या मैंने 3 ईयर में ही एक प्रोजेक्ट किया। एक तो ये आपको बताना होगा। दूसरा, वहां पर जो एक्सपीरियंस है 4500, अगर वो लेट से आपकी एजुकेशन, आपका ये जो आपने केस बनाया है 3 ईयर का एक्सपीरियंस, वो ऑडिट में आ जाता है, तो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको वो मांग सकते हैं, पीएमआई मांग सकती है, वो कहे कि आप भेजें हमें स्कैन करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर, या फिर वो आपका जो सीनियर जो एग्जीक्यूटिव है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसका ईमेल एड्रेस मांगेंगे, और उस ईमेल एड्रेस पे वो उसको उनको ईमेल करेंगे, और वो पूछेंगे कि ये आपके पास जो मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो आपके पास काम कर रहे इस पोजीशन पे है, क्या इसका एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के हवाले से बेहतर है नहीं है, वो सारा कुछ पूछ सकते हैं। यानी वो एविडेंस इस तरह से मांगते हैं। दो तरीका कार है, या वो आपसे अगर पूछें कि डायरेक्टली आप सर्टिफिकेट आप दें एक्सपीरियंस का, या दूसरा वे ये होगा कि वो आपसे ये कह सकते हैं कि अपने जो मैनेजर है या सीनियर है उसकी ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड करें, साथ में एजुकेशन जो आपने यहाँ से ली है, जो मैंने सर्टिफिकेट देनी है वो अपलोड करनी होगी, और अपना केस भी सबमिट करना होगा। तो आपको जो पीएमआई है वो उसको एक्सेप्टेंस देगी, और फिर आपको आप डेट रख सकते होंगे एग्जाम के लिए। क्लियर? क्लियर क्लियर। ओके। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये कॉन्टैक्ट आवर है, ये जो आपने ट्रेनिंग लेनी है, बेसिकली ये 35 पीडीयूज होते हैं। यानी जो सर्टिफिकेट आपको ट्रेनिंग की मिलेगी वो 35 पीडीयूज की होगी। लेट्स से कि मिनिमम 35 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो आपने लेनी है, यानी 1 पीडीयू इज इक्वल टू 1 आवर की ट्रेनिंग होती है। तो इसका ये मतलब होगा कि 35 कॉन्टैक्ट आवर की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, जो कि 35 पीडीयूज के इक्वल होगी। लेकिन आप ये 35 में पूरा जो कोर्स है, ये इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। 35 में पूरा कोर्स कवर नहीं होता, इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है बाज दफा।
अगर हम पीएमपी के ठीक हो एग्जाम गया। की बात करें तो ये हमें ऑनलाइन एग्जाम होता है। मोस्टली ये होता था कि अभी तक जो क्राइटेरिया था वो आप होम और ऑफिस से दे सकते हैं। अब केसेस में ऐसा हो जाता है बाज दफा कि आपको ये चॉइस दी जाएगी कि आप होम या ऑफिस से देना चाहते हैं या आप सेंटर में जाना चाहते हैं। कोरोना में ये था कंप्लीटली सेंटर क्लोज थे और होम और ऑफिस से देना होता था। लेकिन चूंकि अब उन्होंने ओपन कर दिया हुआ है तो सेंटर भी जा सकते हैं आप। सेंटर और होम में फ़र्क ये होता है कि आपको होम में आप आउटसाइड नहीं जा सकते। जिस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या ऑफ़िस में दे रहे हैं, उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता। वो पूरा रूम स्कैन करेंगे, बैक एंड फोर्थ स्कैन करेंगे, यानी चारों तरफ से आपको स्कैन करेंगे। उसके बाद वो आपको सिटिंग की परमिशन देंगे। 15 to 20 मिनट्स आपका वो रूम स्कैन होगा। उसके बाद आपको सिटिंग की परमिशन देंगे और उस वक्त आपके पास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए और आप कमरे से बाहर जा भी नहीं सकते। लिहाजा ये स्ट्रिक्ट रूल होता है, आप बाथरूम नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सेंटर में जाने जाने लगे हैं देने के लिए एग्जाम, तो वहां पर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप बाथरूम भी जा सकते हैं क्योंकि वो उनका वॉच हो रहा होता है। और आप घर में या ऑफिस में दे तब भी आपको वॉच कर रहे होते हैं वो। और ये एग्जाम यानी वेब कैम के थ्रू आपको वॉच कर रहे होते हैं थ्रू आउट, और रिकॉर्डिंग होती है उसकी। जी। टोटल उसके जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो 180 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज हो सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकती हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और इनमें एमसीक्यूज में सिंगल आंसर भी हो सकता है और मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। टोटल टाइम आपको जो मिलता है वो गिवन टाइम होता है 230 मिनट्स होते हैं। दो ब्रेक्स आपको मिलती हैं। 60 क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक होती है और 120 क्वेश्चन के बाद दूसरी ब्रेक होती है 10 मिनट्स की। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 180 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन जो है वो नॉट स्कोर्ड होते हैं, यानी उनका स्कोर कहीं नहीं होता। और वो प्री टेस्ट होते हैं। पीएमआई खुद खुद अपने एक्सपीरियंस के लिए या क्वेश्चन बैंक को ज्यादा सिक्योर करने के लिए वो प्री टेस्ट की क्वेश्चन देते हैं। और 61% इसकी पासिंग स्कोरिंग है। तो अगर आप 175 क्वेश्चन में से 61% क्वेश्चन आप क्लियर करते हैं एटलीस्ट, तो हर फेज में जो जो फेज उन्होंने या डोमेन डोमेन जो दिए हैं उनमें आपको क्लियर करना होगा। एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो $405 इसकी फी है अगर आप मेंबर हैं। मेंबर की फी $129 है और $405 इसकी फी है एग्जाम की। और अगर आप नॉन मेंबर हैं तो इसी तरह से $555 है। इसी तरह से इसमें भी मैंने एलिब्रेट कर दिया है, यानी डिटेल कर दिया हुआ है। पीएमआई के मेंबरशिप है तो 405 है और $555 है नॉन मेंबर्स की। खुदा ना खासा अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो, दूसरी बार जाते हैं, तो अगर आप मेंबर थे तो $275 आपको पे करने होंगे। और अगर आप नॉन मेंबर थे तो आपको $375 पे करने होंगे। 1 ईयर में आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइम की होती है एग्जाम देने की। और अगर आपने 1 ईयर में एग्जाम नहीं दिया सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, तो नेक्स्ट ईयर जब आपका क्लियर एक 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर आपको 4 और 5 जो है वो ही पे करनी होगी अगर आप मेंबर होंगे। अगर आप विद इन 1 ईयर करेंगे, एग्जाम दोबारा देना चाहेंगे, तो $275 ही आपको पे करने होंगे। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन जो है वो इसके 3 डोमेन्स हैं। पूरे का पूरा कोर्स जो है वो 3 डोमेन पे डिपेंड कर रहा है। यानी पीपल है, उसके बाद प्रोसेसेस हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसमें सारे का सारा जो है वो कोर्स कवर होता है। यानी लोगों को कैसे डील करना है आपने, उसके बाद प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं और बिजनेस एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये तीनों डोमेन्स में परसेंटेज वाइज क्वेश्चन आते हैं। 42% जो है वो पीपल से आएंगे, 50% जो है प्रोसेसेस से होंगे और 8% बिजनेस एनवायरनमेंट से आपको पीएमपी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 100% होंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं आप। अकबर भाई, यहाँ पे जो आपने वो मेंबरशिप का जिक्र किया है पीएमआई का, जी। जिससे ऊपर की स्लाइड है, जी। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप मेंबर बनना चाह रहे हैं या मेंबर नहीं बनना चाह रहे, जी बिल्कुल बेस्ड ऑन ऑप्शन द है। फी स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास चॉइस है कि आप एज ए मेंबर आपने एग्जाम में करना है। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली हुई तो डायरेक्ट आप एग्जाम आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें आपको डॉलर वही आ जाएंगे, $555 आएंगे एट द एंड। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे या डेबिट कार्ड से कर रहे होंगे तो आपको $55 आएंगे। 555। अगर आप मेंबर होंगे तो इतने डॉलर आपको शो हो रहे होंगे। डेफिनेट आप कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास होती है। तो दोनों में से बेटर
ऑप्शन बेटर कौन ये सी है? मेंबर्स को तो बेट कुछ बेनिफिट्स भी होंगे फिर। जी, डेफ़िनेट बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो आपको सेफ हो जाते हैं, अगर लेट्स से खुदा ना ख़ास्ता आपके पास चॉइस बन जाती है, तो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम जो है वो चीप हो जाता है। दूसरा आपके पास चॉइस जो बनती है पीएमआई के मेंबरशिप में, पीएमआई की जो वेबसाइट है उस पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बुक फ्री मिलती हैं। जो-जो वहाँ पर अवेलेबल मटीरियल होता है, वो सारे के सारा आपको फ्री होता है वो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, 1 या 2 या 3 बेनिफिट नहीं है। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसमें आप क्या रिकमेंडेशन देते होते हैं अपने स्टूडेंट्स को? बेनिफिट मैं आपको यही दूंगा और रिकमेंड यही करता हूं कि पीएमआई की मेंबरशिप जरूर लेनी चाहिए और ये मस्ट है। लेना बेहतर यही है, इस वजह से मैं कहता हूं मस्ट है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं या चैलेंज क्वेश्चन आते हैं, या आप ये समझ रहे हैं कि जो लेक्चर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं, जो आप अगर मेंबर हैं तो वो पेड लेक्चर भी फ्री होते हैं। आप बहुत सारा उससे बेनिफिट लेते हैं और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि ठीक। पीएमपी की जो हुँ, मेंबरशिप है वो जरूर लेनी चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा ठीक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो एक नंबर इशू करते हैं वो आपको। आप अपनी सीवी में वो मेंबरशिप का नंबर आप दे सकते हैं। जैसे आप पीईसी का नंबर आप मेंशन करते हैं या एसईसी का नंबर आप मेंशन करते हैं, इसी तरह से पीएमआई का भी नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, फेयर इनफ, ठीक है। ओके। कोर्स में अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट बुक्स जो है वो रिलीज हुई हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ एडिशन की और फिफ्थ एडिशन की, सिक्स एडिशन की, तो हम बहुत बैक चले जाएंगे। नॉलेज तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेटेस्ट जो बुक चल रही है वो है सेवेंथ एडिशन, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सिक्स एडिशन भी और सेवेंथ एडिशन इस वक्त जो रिलीज हुई है नई बुक, लास्ट ईयर इन्होंने जो है वो दी है, वो सेवेंथ एडिशन है। सिक्स एडिशन और सेवेंथ एडिशन दोनों एग्जाम के लिए वैलिड है। यानी सेवेंथ एडिशन से अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं आ रहे, ज्यादातर जो है वो सिक्स एडिशन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 99% जो है नॉलेज वही है, और कुछ टर्म उन्होंने जो वर्डिंग है या टर्म्स हैं, नेम ऑफ टर्म जो है वो उनमें से कुछ टर्म्स उन्होंने चेंज किए एग्जाम में। 99% जो नॉलेज है वो सारे का सारा सिक्स एडिशन का है एग्जाम में। फिलहाल कोई चेंज सेवन्थ एडिशन के हिसाब से एग्जाम में नहीं आ रही। सेवन्थ एडिशन इन्होंने रिलीज जरूर किया है, चूंकि बिल्कुल इसके अंदर कोरिलेट नहीं करता, नॉलेज वही है लेकिन उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, बुक का पैटर्न चेंज किया है। यानी ये नॉलेज एरिया बेस्ड थी और ये प्रिंसिपल बेस्ड हो गई है। इन प्रोजेक्ट को उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि ब्रॉडर टर्म बना दी पीएमपी को। यहां पर उन्होंने प्रिसाइज कर दिया कि ये प्रोसेस आपने पहले करना है, यहाँ बाद में करना है, यहाँ स्टडी करवाया जाएगा। सेवंथ एडिशन में उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपके पास बफेट सिस्टम होता है, आपका जो दिल करता है आप उसमें से खा सकते हैं, इसी तरह से ये सारा सेवंथ एडिशन में भी ये किया कि आपको सारे प्रोसेसेस एक खोल के अंडरस्टैंड करवा देंगे। अब आपकी मर्जी कि आपने जिस प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करने हैं, यूज करने हैं, वो आप टेम्पलेट यूज करें, कुछ भी यूज करें तो कर सकते हैं। लेकिन सिक्स एडिशन में पूरा प्रॉपर वे बताया जाता है कि आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। सेवेंथ एडिशन में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए अभी भी इसको इतना प्रमोट जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स या ट्रेनर्स जो है वो इसको नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि इसके इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बन पा रही। वजह उसकी सिंपल है कि इसके अंदर को जो प्रोसीजर्स जो सिक्स बुक में थे या पहले चल रहे थे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में, वो नहीं उन्होंने दिए, वो इतना इफेक्टिव नहीं हुए। और होपफुली कि जब नेक्स्ट एडिशन आएगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उनको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी तक इस वजह से इम्प्लीमेंट भी क्वेश्चंस ज्यादा इसमें जो नए जो एग्जाम है उसमें नहीं दिए हुए। पैटर्न जरूर एग्जाम में चेंज किया है उन्होंने कि पहले सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते थे, यानी आपने फोर ऑप्शन होती थी, उनमें से एक चूज करना होता था। अब एग्जाम में मल्टीपल चॉइसेस के अलावा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए थोड़ा पैटर्न जरूर चेंज किया है, कुछ टर्म जरूर चेंज किए हैं, लेकिन एग्जाम स्टिल जो है पे बुक सिक्स से आ रहा है। जी, यहां तक क्वेश्चन है आपका? इनमें सर क्लियर है। ओके, ग्रेट। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि आपने जो है वो किस तरह से लेके चलना है पीएमपी को और क्या इंट्रोडक्शन है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा बहुत कोर्स की तरफ जाते हैं कि कोर्स का मजीद इंट्रोडक्शन हम कैसे करा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं आज के इस
जो चांस मिला है हमें लेक्चर का, बेसिकली चूंकि हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, या प्रोजेक्ट पीएमपी करने जा रहे हैं तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बेसिकली किसको कहते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं। और अगर इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर हमें पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो हमें पता होना चाहिए। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। आपके हवाले से अगर मैं पूछूं तो आप किस चीज को प्रोजेक्ट कहते हैं, जरा मुझे थोड़ा सा अपना जो है नॉलेज बताएं कि आपको क्या पता है प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, हम बताएंगे मुझे थोड़ा। प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्कोप इटसेल्फ है, उसको स्कोप को अपने इम्प्लीमेंट करना है, उसी को प्रोजेक्ट बोला जाता है, वाइस वर्सा। ओके, यानी आपके नजर में स्कोप जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट है। जी। ओके। ओके, ग्रेट। तो हम इसको थोड़ा बहुत मजीद आज हम सीख चुके, हम पीएमपी करने जा रहे हैं। तो पीएमपी, पी का जी। मतलब जी। प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड मस्ट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। आज हम ऑफिशियली देखते हैं, जो आपका लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया, जो प्रैक्टिकली आपने किया, जो इतना किया, वो वहीं पे ठीक है। लेकिन आज आपको यहां से इसके बाद आपको जो पता चलेगा वो डिफरेंट केस है। आप एक नई दुनिया में आप समझ लें के आ रहे हैं कि जो कि एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आप आज पता चलने जा रहा है आपको, वो आपने देखना है, उसी तरह से ही आप करेंगे। नेक्स्ट आपने इंप्लीमेंटेशन वही करनी है। बेसिकली हम प्रोजेक्ट क्या है, ये टेम्परेरी एंडेवर है। यानी आपकी जो कोशिश है, टेम्परेरी कोशिश होती है किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, और वो क्रिएशन जो है वो यूनिक होगी। वो आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विसेज हो सकते हैं, या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक इसकी प्रॉपर जो है वो फार्मिंग है, या प्रॉपर डेफिनेशन है, जिसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर यानी इसको एलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि इसकी स्टेट जो है वो टेम्परेरी होगी। यानी प्रोजेक्ट हम किसको कहते हैं कि जो चीज टेम्परेरी हो, यानी एक उसकी स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट होगी। इन बिटवीन दोज डेज, दोज डेट, उसके दरमियान में आपको क्या करना है कि आपको कोई यूनिक चीज बनानी है। यूनिक कोई प्रोडक्ट हो सकती है, सर्विसेज को दे सकते हैं, या कोई रिजल्ट रिसर्च की बेस पर हो सकते हैं। वो यूनिकनेस उसकी किस बेस पर होगी, वो हो सकता है स्केड्यूल की बेस पर यूनिक हो सकता है प्रोडक्ट उसकी चेंज हो, या प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो, या लोकेशन उसकी चेंज हो। तो उसकी यूनिकनेस कहीं कहीं ना कहीं आपको शो हो जाएगी। इस चीज को हम प्रोजेक्ट कहते हैं बेसिकली। तो प्रोजेक्ट हमारी लाइफ में क्या हुआ है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या प्रैक्टिकली कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसकी कोई स्टार्टिंग डेट है या स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है, उस चीज को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। और इन बिटवीन दो डेट जो है वो आपने कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है। इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसको मजीद क्लियर हो जाएगा हमारे लिए कि कोई स्टार्ट डेट है और कोई एंड डेट है, इन बिटवीन टेम्परेरी स्टेट है उसकी। और इसमें हमने उस स्टेट में हमने कोई कोशिश की है कोई चीज क्रिएट करने की, और उस क्रिएशन को हमने इसलिए लिया कि हम वो स्टार्ट ही इस वजह से किया था कि उस क्रिएशन को हम कर सकें, ताकि और उसके नतीजे में हमें कोई यूनिक प्रोडक्ट मिल सकती है, यूनिक सर्विसेज हो सकती हैं, या रिजल्ट्स हो सकते हैं। इन तीनों के नतीजे में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन मिलेगी। क्लियर होगी बात। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो प्रोजेक्ट के एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ कार, मोबाइल, कोई कंप्यूटर है, या कोई ऐसा नई प्रोडक्ट है जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे। या हम ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं, स्टाफिंग करने जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना है, चेंज एंड स्ट्रक्चर करना है, कोई प्रोसेस चेंज करना है, तो उस चीज को भी हम प्रोजेक्ट कहेंगे। इसी तरह से आईटी में अगर हमने ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की चेंजेस करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, या कोई और जो है वो आपके पास इस तरह का कोई काम है, तो उसको भी हम प्रोजेक्ट कहेंगे। इसी तरह से कंडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी प्रोजेक्ट होगा, या कंस्ट्रक्शन कोई एग्जांपल हो सकती है प्रोजेक्ट की। तो ये सिंपल जो है प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली हम प्रोजेक्ट को ऑथराइज की यानी स्टार्ट क्यों करते हैं, इनिशिएट क्यों करते हैं, क्या वजह बनती है प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने की। उसकी सेवरल जो है वो रीजंस हैं कि हम ऑथराइज करते हैं या इनिशिएट करते हैं। जैसे मार्केट डिमांड हो गई, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस नीड्स हो सकती है, सोशल नीड हो सकती है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस हो सकती हैं, कस्टमर रिक्वेस्ट डायरेक्ट हो सकती है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है, या लीगल रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी बेस पर हम प्रोजेक्ट को, इसके अलावा ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी हम कई रीजंस देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो रीजंस हैं वो मैंने आपको यहां पर शो करा दी है। अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट्स को तो हमने डिस्कस किया, ऑपरेशंस को क्या कहते हैं। ऑपरेशंस में जैसे हमने
मेंशन किया कि प्रोजेक्ट्स की कोई स्टार्ट डेट होगी और एक एंड डेट होगी। ऑपरेशंस की इसके अपोजिट होगी कि कोई एंड डेट नहीं होती, वो ऑनगोइंग एंडवेयर्स होते हैं। यानी उनकी जो आपने जो भी काम करना है उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपने प्रैक्टिकली करते रहना है, और वो डेली या डेली बेसिस पर होंगी, वीकली बेसिस पे होंगी, रिपीटेटिव एक्टिविटीज होंगी। यानी टास्क जो आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, या सॉरी, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप टास्क कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। सेम सेट ऑफ टास्क जो है वो आप रिपीट करते हैं, उन चीजों को ऑपरेशंस कहते हैं। यानी प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस दोनों में फर्क है। ऑपरेशंस के इनसाइड जो है वो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो सकते हैं, ऑपरेशंस के इनसाइड प्रोजेक्ट इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन और प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट दोनों चीजें होंगी, अपोजिट है। यानी वो टेम्परेरी एंडोवर होता है और ये ऑनगोइंग एंडोवर्स होते हैं। हो सकता है सेम सेट ऑफ टास्क सेम टीम के साथ, असाइंड जो रिसोर्सेज होती हैं उनके साथ सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो आप रिपीट करते जा रहे हो, वो साइकिल बनता जा रहा है, तो उस चीज को हम ऑपरेशंस कहते हैं। अगर हम देखें प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशंस को, तो कॉल सेंटर जो है ऑपरेशन की एग्जांपल हो सकती है, मून है, मून मिशन जो है वो प्रोजेक्ट होगा, इसी तरह से ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट कहलाएगा, इसी तरह फिलिंग गैस पेट्रोल पंप है, ये एक ऑपरेशन की एग्जांपल हो सकती है। बैंक रिसेप्शन जो ये वर्किंग है, ये हम ऑपरेशन की एग्जांपल लेंगे। इसी तरह अगर बैंक का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेट वो एक प्रोजेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ये भी एक प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह कार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ऑपरेशन की एग्जांपल है। ये दोनों चीजें यहां मेंशन की गई हैं। जैसे आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो हैंड ओवर होती है ऑपरेशंस को, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट किया गया यहाँ पर। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। ओके, गुड। अच्छा, जब हमने समझ लिया कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, ऑपरेशंस किसको कहते हैं, अब हमें समझने की जरूरत है कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं। हम चूंकि अपनी डेली लाइफ में मैनेजमेंट करते रहते हैं और हमें पता है कि रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, या दूसरी चीजों को मैनेज कैसे करना है, या हमें कोई प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, हम ये अपने तौर पे जानते हैं। अगर आपके पास कोई इनपुट्स हैं तो वो मुझे दे सकते हैं कि आप किस चीज को मैनेजमेंट कहते हैं। जी। मैनेजमेंट यानी कोई किसी चीज को मैनेज करना, रिसोर्सेज मैनेज होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, टाइम मैनेजमेंट, यानी वो बहुत सारी प्रोजेक्ट, एग्जांपल्स आ जैसे सकती हैं। हमने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्ट क्या है, इसी तरह से प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट क्या होगी वो आप थोड़ा मुझे बताएंगे। प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट यानी इम्प्लीमेंट आपने करना है प्रोजेक्ट को, तो कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है, रिसोर्सेज अरेंजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ओके। इस तरह की जो चीजें हैं। ओके, गुड। ठीक है, हम मजीद इसको प्योरीफाई करते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट क्या कहते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्ट को देखा, इसी तरह से मैनेजमेंट को भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट क्या है। तो यहां पर जैसे एलिब्रेट किया गया है, या डिटेल किया गया है कि द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक। इसका यह मतलब है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी बेस पर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो एलिमेंट्स हम यहां पर देख रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉलेज होना चाहिए, यानी जो प्रोजेक्ट आप मैनेज करने जा रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। उसको डील करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए, उस स्किल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए आपके पास, और उन टूल्स के साथ आप टेक्निक यूज करते हुए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना विद नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक, इसको इस अंदाज में कंप्लीट करना कि इन चीजों की इंप्लीमेंटेशन हो रही हो, हम इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसका सिंपल वे में अगर आप कहें कि जो मेथोडोलॉजी आप यूज करते हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी कंप्लीशन के लिए, यूजिंग स्किल्स, टाइम, विद विद इन द बजट और टू द स्पेसिफिकेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको सिंपली दूसरी स्लाइड में अगर हम देखें, तो 4 एलिमेंट्स हैं बेसिक, जिसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई किए जाएं और हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, या इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए, स्किल्स आपके पास हों, और टूल्स आपके पास यानी मेथड्स हों, और वो मेथड्स क्या अप्लाई कर रहे हो बेटर टेक्निक के साथ, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होंगी। और उनकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीशन के साथ ही
आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बेटर वे में आउटपुट देगी। क्लियर? अगर हम बात करें इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली आपको बेनिफिट देती है, जैसे बीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेटिस्फाई स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन है, बी मोर प्रेडिक्टेबल है, इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस है, डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम है, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं, रिस्पॉन्ड टू द रिस्क इन टाइमली मैनर। तो ये कुछ चीजें होंगी, आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होंगे। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो मिस डेडलाइंस होंगी, कास्ट ओवररन्स कर जाएंगे, पुअर क्वालिटी होगी, रीवर्क डेफिनेट होगा, अनसेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स को हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे कि किसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। लॉस ऑफ रेपुटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेट आप जब पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि आपको बैकवर्ड जो है वो पुल कर रहे होंगे या आपको खींच रहे होंगे, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं, और इन्हीं चीजों को हमने थ्रू आउट द पीएमपी गेन करना है। इन चीजों को 4 एलिमेंट्स में हमने गेन करना है। कैसे हमने गेन करना है वो हम थ्रू आउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो जो डिस्कस करेंगे। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। इससे क्लियर है। ओके, तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा। यहाँ पर मैं आज इसको क्लोज करूंगा, आपके लिए इंट्रोडक्शन काफी होगा आई होप। और फिर